अब ये नायब सैनी का एक बयान है। दुष्यंत चौटाला को यही नहीं पता भी मैं कौन सी सीट जीतूंगा पर मैं तो दुष्यंत चौटाला को जो करना चाहूंगा वही थोड़ा सा करड़ा हो जाता है। एक अच्छी जती सीट आ जा। ये तो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं आपके, सुन लिया फिर से चलिए सुनाओ। मजाक तो चलिए खैर, आपने सुन लिया। ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता दुष्यंत कौन एक भी जीतेगा कि नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भी तो कर्रा हो जाए। दुष्यंत की चिंता सैनी साहब को नहीं करनी चाहिए, सैनी साहब को खुद की चिंता करनी चाहिए। आपकी पार्टी का भी तो ये है दुष्यंत की 7 विधायक चले गए, 10 जीते और अब 3 जो बचे उसमें एक आप हैं, एक आपकी माँ नैना चौटाला हैं और एक तीसरे जुलाना के ढांडा साहब, तो 3 बच गए। तो ये स्थिति दुष्यंत आपकी पार्टी की क्यों हो गई? चौटाला साहब शेरो शायरी और उर्दू का बड़ा यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, तो उनने एक चीज़ कही थी कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ मेरे दोस्त कुछ चेहरे पहचाने गए। तो ठीक है, आप जब चौटाला साहब का वो शेर बताते हैं कि चेहरे पहचाने गए, तो ये बात आप पर भी लागू होती है कि आप पर भी लोग कहेंगे कि चेहरे पहचाने गए? आप 2019 में जब चुनाव लड़ते हो, फैक्ट्स करेक्ट करिए। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको वही आपने सवाल तो पहले पूरा होने नहीं, मैं त्रिशंकु से आते हैं। जैसे आपने कहा 2-3 बार त्रिशंकु विधानसभा का जो जिक्र किया, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, चाबी आपके पास फिर होगी, चाबी आपका सिंबल, तो उसमें कितना सीट आपको, कितनी सीट का आपको अपना दावा क्या है? पिछली बार से दुगने नंबर लेके आएंगे। अच्छा चलिए, अभी हम आपके दावे को मान लेते हैं पहले कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि 20 सीटें आएगी। उसके बाद अगर 20 सीटें आई, अभी तो हवा में, हम प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। कैसे करेंगे मतलब? तो मतलब फिर चाबी लेकर आप सत्ता का दरवाजा खोलेंगे? ये ताला भी इस बार हमारे हाथ में होगा। तो वो किधर जाएंगे? मतलब फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे? वो तो देखेंगे कौन हमारे समर्थन में आएगा। मतलब पिछली बार डिप्टी सीएम बने, इस बार आपका इरादा है कि इस बार हम सीएम बनेंगे, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपको बीजेपी से फिर उसके बाद भी कोई परहेज नहीं होगा अलग, अगर ऐसा हुआ तो? बीजेपी के साथ रह लिया और मैंने देखा है जो नुकसान मुझे हुआ है, उस चीज को देखते समझते ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं गया नहीं हूँ, हरियाणा अब जाऊंगा, कि इस बार दुष्यंत चौटाला खुद उचाना में भी फंसे हैं, जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पिछली बार जीते, और 1 से 3 सीट भी होना इस बार जेजेपी के लिए बहुत मुश्किल, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है दुष्यंत की जिस ढंग से जो भूमिका आपकी पहलवान आंदोलन के दौरान रही, या जिस ढंग से जो भूमिका आपकी किसान आंदोलन के दौरान रही, जब 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन किसान बैठे रहे और आप सत्ता में रहे, और वो आपके समुदाय के जाट समाज के भी बहुत सारे लोग रहे, मैंने उस किसान आंदोलन को बहुत क्लोजली कवर किया, उनमें जबरदस्त नाराजगी दुष्यंत चौटाला को लेकर है कि सत्ता में बने रहे। नाराजगी बनाई गई। जैसे अगर पहलवान 38 दिन तक दिल्ली में बैठे थे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तो संगीता फोगाट, और उनके साथ यहाँ तक कि धक्का मुक्की तक हुई 25 तारीख को, जैसे घसीट के वहाँ से हटाया गया, आप सब जानते होंगे, आप सरकार में थे, तो अपेक्षा तो हरियाणा के पहलवान कर सकते हैं ना कि यहाँ पर आप प्रतिवाद करें, मजबूत दखल डालें। हमने 2 बार उनसे पूछा, हम आए, वो कहते नॉन पॉलिटिकल स्टेज, पहली चीज। दूसरी चीज, ना तो ये हरियाणा सरकार का मैटर था, ना वो फेडरेशन हरियाणा सरकार में है रजिस्टर्ड, ये दिल्ली का मैटर था। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी। बेटियां हरियाणा की थी, बेटियां हरियाणा की, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, संगीता फोगाट हरियाणा की बेटियां थी। और मैंने जैसा कि कहा, मैं थोड़े तीखे और अप्रिय सवाल पूछूंगा। किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर थे, देवीलाल जी किसानों के नेता थे, चौटाला साहब का किसानों से एक रिश्ता रहा है, और मैं बार बार कहूंगा उसमें आपके जाट समाज, 36 बिरादरियां भी थी, लेकिन जाट समाज के बहुत सारे लोग थे। उनकी सख्त नाराजगी दुष्यंत चौटाला से थी और है कि दुष्यंत चौटाला उस वक्त जब किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे, जब उन पर लाठी डंडे चल रहे थे, जब वाटर कैनन चल रहा था, जब जख्मी हो रहे थे, जब गड्ढे खोदे जा रहे थे दिल्ली आने से पहले, ट्रैक्टर से सामना करते हुए आगे दुष्यंत चौटाला सरकार में साझेदार होकर चुपचाप तमाशा। तो लेकिन जब किसान बैठे हैं जिनको गुंडे, मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, क्या मैंने कहा? नहीं, मैं आपसे कंगना रनौत रेप के ऊपर कुछ कह देती है, उसमें मेरा क्या लेना देना? जिस सरकार में आप साझेदार थे उसमें जेपी दलाल कृषि मंत्री थे, वो भी उन किसानों को देशद्रोही चीनी पाकिस्तानी माफी नहीं मांगी 2 दिन बाद? जब 200 किसान मर गए, आप कहते हैं आपने स्टैंड लिया। स्टैंड तो ये लेते ना
कि जब वहाँ किसानों पर लठ बरस रहे थे, जब वो अत्याचार के शिकार हो रहे थे, जब 700 किसान मारे गए, शहीद हो गए, खुदकुशियाँ की, मैंने उनकी सुसाइड लेटर पढ़े हैं जब किसान फंदे लगाकर मर गए, तब आप कहते कि इस सरकार के साझेदार नहीं हो सकते, बीजेपी की सरकार है और आप सरकार को चाहते तो डिस्टेबलाइज कर, आज मतलब शिवसेना, आपको लगा आज शिवसेना टूटी, आज एनसीपी टूटी, क्या आज जेजेपी नहीं टूट जाती? जेजेपी का तो सिंबल लेके भाग जाते। ओ, तो आपको ये चिंता थी कि आपकी पार्टी टूट न जाए, इसलिए आप सरकार में बिल्कुल। बने रहें, चाहे वो पहलवान या चाहे किसान 13 महीने आंदोलन में सड़क पर बैठे। अरे आंदोलन की अजीत जी, बात करो। आप वन साइडेड बात नहीं नहीं, जैसे मान मैं लीजिए आप- मान लीजिए आप आपके मेरे को- चाचा आप मेरे को- ने, अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, कम से कम प्रोटेस्ट में, मैं उनको तो आप सीरियस प्रोटेस्ट तो करते मैं मजबूती उनको से। सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं। अभय चौटाला को अब सीरियस जो पॉलिटिशियन नहीं आदमी मानते। मेरे को पार्टी से निकाल देता है, अब जैसे एक वीडियो है दुष्यंत, ये वीडियो शायद आपने देखा होगा, ये अभी वायरल हो रहा है वीडियो, ये एक सेकंड, ये वीडियो, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा ये आपके पिताजी का एक और वीडियो है। उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। अब ये अजय सिंह चौटाला अगर कह रहे हैं संपर्क करना चाहिए था। अजीत जी, कि उस दौरान किसान आंदोलन की बीमारी, आप अगर मैं आपको भूपेंद्र हुड्डा की बता दूं, बताओ। राजबाला गैस टीचर थी, उनके घर के आगे गोली मारी, आप तो कभी ये सवाल नहीं उठाकर चलते। भूपेंद्र हुड्डा की गवर्नमेंट में 3 किसान मरे गोली मारकर, हमारे तो यहाँ एक के गोली नहीं मारी गई। नहीं, किसानों को उस लत समय बरसे, घायल हुए लोग 700 मर गए। 700 जो किसान मरे वो मरे ना, किसान खुदकुशी की ना बॉर्डर्स पे। मैं आपकी बात से वाकिफ। किसान आपसे लोकसभा- नाराज होकर कह रहा इतनी है मेरी यादाश्त कि ठीक है। शुभकरण सिंह की गोली मैं मारी, बता देता हूँ ये आप कौन कहाँ है। थे? 13 महीने में 750 मर गए, आप कहाँ थे? आप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, अब आप बता दीजिए। तो मतलब यही आप कह रहे हो ना, आप युवा हो और जब आप विदेश से पढ़कर आते हैं, आपकी अलग ढंग से स्कूलिंग होती है, तो लगता है आप कुछ अलग राजनीति करेंगे, मैं अलग ही कर रहा हूँ। और आप अलग राजनीति के नाम पर आप पार्टी बनाते हैं और उसके बाद 1 साल में ही जिसके खिलाफ लड़ते हैं, जिस बीजेपी के खिलाफ, अजीत जी, उस बीजेपी के साथ अजीत सरकार जी, बना लेते एक हैं फैक्ट- और 4.5 एक साल सेकंड, 4.5 आप- साल सरकार में रहने के बाद उसी बीजेपी के खिलाफ अब जब अलग हैं, तब आप बयान दे रहे हैं पानी के बुलबुलों की तरह फूट जाएगी बीजेपी, अगले 100 दिनों में जजपा खोलेगी बीजेपी के राज, मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, ये सारे बयान देते हैं। अजीत जी, आप मुझे एक वाकया बताइए, मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। मैं तो आज भी कहता हूँ हुड्डा से बड़ा हरियाणा का लुटेरा कोई नहीं। क्या मैंने उस कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे? जिस पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, क्या मैंने उस एनएलडी के पक्ष में वोट मांगे? तो मैंने मेरे संगठन के पक्ष में वोट मांगे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ मांगे ना, अरे सारों के खिलाफ मांगे। आपने कहा ना कि अब की बार बीजेपी जमुना पार, कराई तो सरी, कहाँ पर आई? 75 से 40 पे ला दिया। और लेकिन जिसको जमुना पार जिस बीजेपी को कराना चाहते थे, उसके साझेदार बन के आप डिप्टी सीएम बन गए। साझेदार बन के हमने उसकी अपनी सरकार बल्कि बीजेपी की बनाई आपने अरे दुष्यंत। साझेदार बन के अजीत जी, लेकिन आप पर भी दुष्यंत आरोप लगते हैं, जैसे आपके पास विभाग थे रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, आबकारी, एविएशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड, सिविल सप्लाई समेत 10 से ज़्यादा 10 विधायक आपके थे, आप समेत, और 10 मंत्रालय या 11 आपके पास थे। उसमें ज़्यादातर मलाईदार मंत्रालय थे। तो आरोप लगा कि आपके मंत्रालयों में, आपके सरकार में रहते हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, और कई तरह के घोटाले का लोग जिक्र करते हैं, शराब घोटाला, सड़क घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, अरे आप फैक्ट तो हिसार एयरपोर्ट बताइए, का घोटाला। बताइए। आता हूं अभी। आप फैक्ट बताइए, किसी में एक में नंबर बताइए। अब आप जैसे- घोटाला बोलते हैं। हम्म। अरे आप अभय सिंह चौटाला की वीडियो मत इसलिए चलाइए। मैं सुना सीरियस, तो। एक मिनट जरा, ये चूंकि ये विधानसभा में की है बात, तो विधायक ये कह रहे सबसे बड़ा चोर तो तू है। हाँ, मैंने सारे प्रदेश लूट कर खा गया तू। हाँ, तो लूट के खाए ये प्रदेश से शराब नहीं, घोटाला। सुन लीजिए, आपके चाचा हैं अरे विधायक। मेरे चाचा, मैं इनको सीरियस मानता ही नहीं हूँ। लेकिन सुन तो लीजिए, आप क्या मेरे कह को रहे हैं। आंकड़े तो बताइए। ये सुन तो लीजिए क्या है। धान घोटाला हुआ है। तो फिर आपके चाचा अभय चौटाला ये क्यों कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की फाइल बीजेपी के पास रखी है, अरे तो क्या- और सारी कागजें अजीत वहाँ जी, रखी है, आप- किसी भी दिन जेल चला जाएगा चुनाव आप के बाद। कागज खोलते हो, दुष्यंत ने बीजेपी के खिलाफ ये कहा, दुष्यंत ने बुलबुला कहा, दुष्यंत ने कटी पतंग कहा। हाँ, कटी पतंग कहा आपने वैसे। अरे हाँ। मैं डरा हुआ हूँ हाँ। तो मैं क्या बोलूंगा? उनका रिकॉर्ड तो निकालिए अभय सिंह का। नहीं, अभय चौटाला पर आपके क्या आरोप हैं जो आप कह रहे मैं हैं? तो उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता ही नहीं। अभय चौटाला इतनी बार विधायक रहे, अपनी पार्टी के वो मुखिया पार्टी हैं, का आप- सत्यानाश भी करनी है वही है। INLD का आपको लगता है सत्यानाश अभय चौटाला ने किया? बिल्कुल किया है।
नमस्कार दोस्तों। जब उनकी उम्र महज 26 साल थी तो लोकसभा के सदस्य बन गए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। और जब उनकी उम्र महज 30 साल थी तो अपने दादा और परदादा की पार्टी से बगावत करके अलग पार्टी बना ली। और जब उनकी उम्र महज 31 साल थी तो अपने सूबे की 10 सीटें जीतकर बीजेपी की साझा सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। उसी सरकार में हिस्सेदार बन गए, उसी पार्टी की सरकार में हिस्सेदार बन गए जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जब सरकार में रहे 4.5 साल डिप्टी सीएम की हैसियत से 10 विधायकों वाली पार्टी के मुखिया होकर भी 10 से ज्यादा अहम मंत्रालय उनके पास रहे, तब कई तरह के उन पर आरोप लगे। आरोप उनके चाचा ने भी लगाया, जो चाचा सियासी तौर पर उनसे 36 का रिश्ता रखते हैं। विधानसभा में आरोप लगे, बहुत सारे विपक्षी दलों ने आरोप लगाए, कई तरह के घपले घोटाले के आरोप लगे। जब देश में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली की सीमाओं पर घेर कर बैठे थे, तब उनकी घेराबंदी हुई। जब पहलवानों का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, तब उनकी घेराबंदी हुई। वो सरकार में डिप्टी सीएम रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीटों को लेकर या जो भी वजह, सरकार या बीजेपी से उनकी अनबन हुई, खटपट हुई, बीजेपी से रिश्ता टूटा और अपने दम पर लोकसभा चुनाव में उतरे। उनका नाम है दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत जी, आपका स्वागत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी है, वो मुझे बताना होगा। और दुष्यंत सिंह चौटाला का परिचय यह है कि हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता देवीलाल, जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उनके पड़पोते हैं, परदादा हैं इनके। और इनके दादा ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। सही कह रहा हूं? 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। हालांकि कुछ अल्पकाल भी है, 3 बार का। वो इनके दादा। और इनके पिता अजय सिंह चौटाला सांसद रहे, विधायक रहे और कद्दावर नेताओं में से एक, भारतीय लोक दल के। लेकिन अब इनकी पार्टी है जेजेपी, जो शुरू में मैंने जिक्र किया। इनके एक चाचा हैं अभय सिंह चौटाला, उनकी पार्टी है इंडियन लोक दल। चाचा भतीजे में 36 का रिश्ता है। मैं कहूं, अगर मुहावरे का इस्तेमाल करूं तो सियासी तौर पर एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते। यह राजनीति है। उस राजनीति में चाचा अपने भतीजे को गद्दार कहता है। भतीजा चाचा पर उनकी सियासत, उनकी विरासत को लेकर भतीजा भी आरोप लगाता है। अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, पाले खिंचे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले के बीच चाचा भतीजा की पार्टी भी है, तो दुष्यंत से बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल इसलिए, बहुत कम वक्त में 2018 में पार्टी बनाना, 2019 में 10 सीटें जीतकर साझा सरकार में डिप्टी सीएम बनना, 4.5 साल तक डिप्टी सीएम रहना और उसके बाद 2019 के चुनाव में बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाना, लेकिन फिर से विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का दावा। दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी का जो सिंबल है चाबी है। बिल्कुल। तो शुरुआत दुष्यंत हम चाबी से करते हैं। हालांकि एक परिचय ये भी है, बहुत सारे नेता पुत्र हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। दुष्यंत की पढ़ाई लिखाई शिमला, हिमाचल के चर्चित लॉरेंस स्कूल में हुई। विदेश में इन्होंने फिर मैनेजमेंट किया, एमबीए किया और फिर उसके बाद इन्होंने लॉ भी किया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो ये तो इनका एकेडमिक करियर है। तो दुष्यंत, चूंकि चाबी का जिक्र हुआ, चाबी आपका सिंबल है। आपका एक बयान देखा मैंने, अभी आपने 5 तारीख को उचाना जो सीट है जिंद जिले की, जहां से विधायक हैं दुष्यंत, अभी वहां से नॉमिनेशन के बाद, नामांकन के बाद आपने एक बयान दिया है कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और आपकी चाबी से ही ताला खुलेगा, ऐसा बोला आपने? बिल्कुल। और पिछली बार भी यही हुआ था, जब प्रदेश की जनमत ने हमें 10 विधायक चुनकर दिए और उस समय भी प्रदेश की विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी ने खोला। तो इस बार भी आपको लगता है कि ताले की चाबी आपके पास होगी? बिल्कुल है। और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह से कांग्रेस अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रही, बीजेपी में बगावत इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आज 4 पूर्व मंत्रियों ने, अनेक पूर्व विधायकों ने, कई उनके संगठन के पदाधिकारियों ने, 2-3 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफे दिए हैं 2 दिन के अंदर अंदर। ये दर्शाता है कि जनमत जो है वो त्रिशंकु आएगा और उसके अंदर जननायक जनता पार्टी और हमारे अलायंस का एक बड़ा अहम रोल रहेगा।
उस पर हम आगे आते हैं। त्रिशंकु क्यों आएगा, ऐसा क्यों लगता है? लेकिन जब आप जैसे बीजेपी के में बगावत की बात करो दुष्यंत, तो एक सच तो ये भी है कि 10 विधायक आपके साथ जीते 2019 में, 10 में से 7 चले गए। सबका नाम है हमारे पास। जो 10 में से 7 विधायक चले गए, नरवाना के रामनिवास, उकलाना के धानु टोहाना के देवेंद्र बबली, शाहबाद के करण काला, नारनौद के राजकुमार गौतम, बरवाला के जोगी सिंह सिहाग। ये आपके वो विधायक हैं जो आपके साथ जीते, सरकार में भी साझेदार रहे। बिल्कुल 10 रहे। में से 7 चले गए। मगर क्या आखिरी दिन तक, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, किसी एक ने इस्तीफा दिया पार्टी से? सब पहले ही छोड़ के चले गए। और पार्टी से तो इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी से तो इस्तीफा जब दिया जब विधानसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। 5 साल हमने मजबूती से प्रदेश के हित में कदम उठाए, और मैं ये मानता हूँ जब चुनाव आते हैं तो अच्छे अच्छे नेता चुनाव लड़ने की इच्छा में दूसरी पार्टियों में जाते हैं। और इसका कोई एक उदाहरण नहीं है। आप तो बहुत लंबे समय से राजनीति कवर कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस है, आज जो बीजेपी है, उसके अंदर कहाँ से नेता आए? रीजनल पार्टी से आए। और रीजनल पार्टीज़ वो नर्सरी है जो हमेशा नए नेताओं को अवसर देती है। और जब वो नेता ये देखते हैं कि ग्राउंड बन गया तो दूसरी पार्टियों में जाते हैं। रीजनल पार्टीज़ दोबारा नए चेहरे लेकर आती है। जनता ये जानती है कि प्रदेश हित में अगर कोई कदम उठा सकता है तो वो क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल की मजबूती के लिए फिर जनता कदम उठाती है। हम बात करते हैं आगे, लेकिन चूंकि एक अहम बात आपने कही, और ये सही है कि बीजेपी का टिकट बढ़ते ही 67 सीटों की लिस्ट आई, और 2 दर्जन से ज़्यादा नेता बीजेपी में बागी हो गए, जिसमें मंत्री भी हैं। आपके दादा के भाई, दादा ही लगे, रंजीत सिंह चौटाला जो मंत्री थे, उन्होंने भी बगावत किया और ऐलान किया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वैसी सीट पर लड़ेंगे जहां फिर एक परिवार का झगड़ा होगा। लेकिन आपकी पार्टी का भी तो ये है दुष्यंत कि 7 विधायक चले गए, 10 जीते, और अब 3 जो बचे उसमें एक आप हैं, एक आपकी माँ नैना चौटाला हैं, और एक तीसरे जुलाना के ढांडा साहब हैं। तो 3 बच गए। तो ये स्थिति दुष्यंत आपकी पार्टी की क्यों हो गई? देखिए, जब हमने पार्टी की शुरुआत करी थी उस समय भी 3 लोग हमारे साथ आए थे, और उस शुरुआत को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। ये मेहनत है कैडर की जो स्ट्रक्चर खड़ा करती है, और कैडर अगर पूरी निष्ठा से काम करता है तो दोबारा वही माहौल बनता है। और मैंने तो कोई आज नहीं, आपने चौधरी देवीलाल जी का जिक्र किया। चौधरी देवीलाल जी तो पूर्ण बहुमत ले आए थे 82 में। भजनलाल जी के सारी सरकार लेके नहीं भाग गए थे। दिल्ली में शपथ हो गया था उस समय के जो गवर्नर थे, तपासे, अगर मुझे नाम याद आ रहा है। जी, तो इस तरह के कदम मुझे नहीं लगता राजनीतिक तौर पे हमने पहली बार देखे। ये तो किस्से कई हैं, और उन किस्सों के बावजूद भी हमेशा जनता और संगठन, इन दोनों के साथ पार्टी उभरी है। और ये कोई एवं मात्र जेजेपी की बात नहीं है। आप मुझे आज बीजेडी का हाल उठा के देखो, टीडीपी का हाल उठा के देखो, आप सपा को उठा के देखो, बहुत से ऐसे आरजेडी को उठा के देखो, बहुत से ऐसी रीजनल पार्टीज़ हैं जो ओवर टाइम जिनने ये दौर देखा है। मगर जो संगठन है वो प्राथमिक है, और मैं मानता हूँ संगठन की मजबूती किसी भी पार्टी का बेस है। अगर संगठन अटल रहेगा, संगठन काम करेगा, तो जनमत तो दोबारा आएगा। तो विधायक 7 भाग गए या छोड़ गए, उससे संगठन पे कोई फर्क? ये विधायक जो छोड़ के गए हैं, ये तो 6 तो चुनाव में आए थे पिछली बार, और संगठनों से ही आए थे। हमारे कैडर का तो एक छोड़ कर गया, और वो क्यों छोड़ कर गया वो तो मेरे से बेहतर वो बता सकते हो। तो प्रदेश सरकार में 4.5 साल मंत्री भी रहा। क्या इच्छाएं आई है। मेरे को चौटाला साहब का एक शेर याद रहता है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपके सेकंड इन कमांड प्रोफेसर संपत सिंह, जो फाइनेंस मिनिस्टर तक रहे, उनको अनेकों चुनाव लड़ाए गए, कहते वो छोड़ गए। चौटाला साहब शेरो शायरी और उर्दू का बड़ा यूज़ करते हैं अपनी भाषा में। तो उनने एक चीज़ कही थी कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ मेरे दोस्त कुछ चेहरे पहचाने गए। तो राजनीतिक तौर पर आज कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में हैं। रवनीत बिट्टू चुनाव से टिकट डिक्लेयर होने से एक दिन पहले पार्टी शिफ्ट कर जाते हैं, वो बीजेपी के आज मंत्री हैं।
तो कई लोग राजनीतिक फैसले भी लेते हैं और कई लोग इसके अंदर अपना स्वार्थ भी देखते हैं। तो ठीक है, आप जब चौटाला साहब का वो शेर बताते हैं कि चेहरे पहचाने गए, तो ये बात आप पर भी लागू होती है कि आप पर भी लोग कहेंगे कि चेहरे पहचाने गए? किस चीज़ के आप लिए? 2019 अजीत में जी, जब फिर चुनाव आप लड़ते हो। फैक्ट्स करेक्ट करिए नहीं, मैं अपने। वही सवाल पूछ मैं रहा हूँ। आपको वही आपने सवाल शुरू तो पहले पूरा होने दीजिए। नहीं, मैं आपकी शुरुआत से एक बात कहता हूँ। हाँ। आपने एक बात कही हाँ। कि बगावत करी। हमने बगावत नहीं करी, हमें आईएनएलडी से निष्कासित किया गया। पहले मेरे को और दिग्विजय सिंह को किया गया, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को शुरुआत में निष्कासित किया गया, फिर अनेक पार्टी के नेताओं को निष्कासित किया गया। उस समय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सपा की तरह नहीं कि झंडे डंडे की लड़ाई लड़ी जाए, उन्हें एक बात कही थी, एक नई शुरुआत करेंगे। और उस नई शुरुआत का नतीजा 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी थी, जब एक नए झंडे डंडे के साथ हमने शुरुआत करी। हमने तो लोग जोड़े। नहीं, बगावत इसलिए मैंने बोला, ठीक है आपका पक्ष है, इसलिए बोला कि जो अक्टूबर 2018 में गोहाना की रैली हुई थी, उसमें रैली में जिस ढंग से अभय चौटाला की हुटिंग हुई, आपके दादा ओम प्रकाश चौटाला नाराज हुए, वहाँ से पूरी पटकथा की अब शुरुआत हुई। फिर तो इसलिए मैंने कहा पूरी रैली का बैकग्राउंड चेक करिए। हाँ, वहाँ तो मेरा भाषण भी आधे में रोक दिया गया था। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। किसने षड्यंत्र वहाँ किया, क्यों इस तरह की परिस्थिति बनी, इसको तो जितना गहराई से देखोगे दोष कहीं और ही जाएगा। तो चाचा ने अभय चौटाला ने मैं षड्यंत्र किसी पे आरोप नहीं लगाता। मैं मानता हूँ कि वो एक दिन था, और कई बार हम सोचते हैं, पुरानी एक कहावत है कि पिंजरा खोल के चिड़िया को भी अवसर दिया जाता है उड़ने का। हम तो मानते हैं चौटाला साहब ने हमें निष्कासित कर कर वो अवसर दिया कि हम अपने पंख फैलाएं, उड़ान भरें, और हम कामयाब रहे। मैं क्यों ये कहूँ निष्कासित कर दिया, क्यों पीड़ित बनूं, क्यों रोऊं पीटूं। हमने एक शुरुआत करी, जनता का साथ मिला, जनता के साथ आगे बढ़े, और जनता के साथ हमने 3 चुनाव एक साल में लड़े। जींद उपचुनाव लड़ा, हम सेकंड आए, 38,000 वोट आए। हमने उसके जस्ट बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, 7 सीटों में हम लड़े, 3 में आम आदमी पार्टी लड़ी, एक भी नहीं जीते। और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, 90 कैंडिडेट उतारे, 3 कैंडिडेट्स ने अपना विड्रॉ कर लिया फॉर्म। और उसके बाद जैसे ही चुनाव का माहौल बनने लगा, हमने लास्ट के 10 दिनों में जो मेहनत करी, उसमें हमारे 10 विधायक भी जीते। दुष्यंत जी, चूंकि आपने चुनाव का, दुष्यंत जी, जिक्र किया, तो चुनाव का जिक्र होगा तो मुकम्मल होगा। मैं त्रिशंकु वाले पे कुछ और सवाल पे आऊँगा कि किस आधार पर आप कहते हैं। चूंकि चुनाव का जिक्र किया, तो जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2019 के चुनाव में 10 सीटें लेकर आती है, जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनते हैं, पहले क्यों बनते हैं, क्या बनते हैं, उस पर भी सवाल है। तब आपको ठीक ठाक वोट मिलता है, लगभग 15%, 14.8। लेकिन उसी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट मिलता है, 0.8, 0.9 के बीच। सभी सीटों पर जमानत जब्त होती है। यहाँ तक कि आपकी माता नैना चौटाला जो विधायक हैं अभी, वो नंबर 3 पर रहती हैं, तीसरे नंबर पर, बहुत कम वोट आते हैं। तो ये स्थिति क्यों हुई? अजीत जी, लोकसभा का इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था, और आप एक पत्रकार हैं, शायद आपने ये आंकड़े तो उठा लिए कि हम 15 से 1% से कम पे आ गए। मगर आप मुझे 5 सीटें नॉर्थ इंडिया में बताइए जहाँ तीसरे कैंडिडेट को वोट मिले। सिर्फ एक सीट है फिरोजपुर की, जिसके अंदर पहले से चौथा कैंडिडेट जो है वो 12,000 के अंतर में हार जीत कर गया। अदर देन दैट, इंडिया अलायंस, एनडीए, 2 के बीच चुनाव नहीं, रहा वो है। तो देखेंगे, उस पे भी और 15,000 से ज्यादा अभय चौटाला की सीट पे आया, शायद 70-80 हजार उनको आया। नंबर 2 पे सुशील जमानत तो गुप्ता। नहीं बची। हाँ, जमानत नहीं मैं बची, आपको हाँ। वही बताना चाह रहा हूँ कि पूरा चुनाव इस बार का लोकसभा का पोलराइज हुआ 2 अलायंसेस के बीच में, और उसके रीज़न रहे। नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर फार्मर एजिटेशन का एक रीज़न रहा कि बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। कई फैक्टर्स रहे, माइनॉरिटीज़ कंसोलिडेट हुई क्योंकि आरक्षण की बातें कर दी गई, उनका आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। और इन अलग अलग कारणों के कारण आप उठाकर यूपी देखिए, चंद्रशेखर को छोड़कर कोई और सांसद जीत पाया किसी पार्टी के सिंबल पर। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि इस लोकसभा से विधानसभा को कभी कंपेयर नहीं कर सकते आप अगर कहेंगे तो हम 5% पे थे पिछले लोकसभा में, हम 15% पे कैसे पहुँचे?
टाइम तो यही 3 महीने का था। कैडर की मेहनत थी, नए लोग जुड़े, हमें अच्छे कैंडिडेट्स भी कई पॉलिटिकल पार्टी से मिले और हमारे कैडर ने उनके साथ मेहनत करी तो वो जीते भी। चंद्रशेखर का जिक्र चूंकि दुष्यंत चौटाला ने किया, तो इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला का गठबंधन चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से है। 70 और 20 बंटवारा है। 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, 20 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी। दिलचस्प है कि दुष्यंत के जो चाचा हैं अभय चौटाला, उन्होंने भी बीएसपी से गठबंधन किया, वहां 53 और 37 का आंकड़ा है। चूंकि हरियाणा में 20-22% लगभग दलित वोट हैं, तो एक वो फैक्टर भी होगा। लेकिन अब फिर हम त्रिशंकु से आते हैं। जैसे आपने कहा 2-3 बार त्रिशंकु विधानसभा का जो जिक्र किया, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, चाबी आपके पास फिर होगी, चाबी आपका सिंबल है, तो उसमें कितनी सीट का आपको अपना दावा क्या है? पिछली बार से दुगने नंबर लेके आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं 10 से 20 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ये कहने का आधार क्या है? आज मैं प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करूं तो वहां पर पिछली बार 2 पार्टियों के बीच में चुनाव रहा। आज हमारे पास मजबूत साथी हैं, हमने 19 कैंडिडेट उतारे हैं और मुझे लगता है कि भीम आर्मी की जो टीम है उनका जहां सहयोग हमें मिलेगा, जहां हम पिछली बार एक सीट पर 1300 वोटों से रह गए थे, एक सीट पर हम 3000 वोटों से रह गए थे, एक सीट पर 4500 वोटों से रह गए थे। नॉमिनल मार्जिन्स थे और इन मार्जिन्स को हम बड़ी मजबूती से कवर कर पाएंगे इस बार, और उन सीटों पर विजय होंगे तो हमारे नंबर्स बढ़ेंगे। अच्छा, चलिए अभी हम आपके दावे को मान लेते हैं पहले, कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि 20 सीटें आएगी। उसके बाद अगर 20 सीटें आई, अभी तो हवा में हम प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब अगर प्रदेश में सरकार बनेगी तो मैं मानता हूं जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व की बनेगी। तो मतलब फिर चाबी लेकर आप सत्ता का दरवाजा खोलेंगे? ये ताला भी इस बार हमारे हाथ में होगा। तो वो किधर जाएंगे? मतलब फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे? वो तो देखेंगे कौन हमारे समर्थन में आएगा। तो मतलब आपने दरवाजे खोल रखे हैं कि अगर आपको इतनी सीटें आ गई, पहले कि त्रिशंकु असेंबली हुई, मैं ये मानता हूँ त्रिशंकु होगी, और हम ये मानते हैं संगठन के तौर पर कि इस बार हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, कोई हमारे साथ देकर हमें नेतृत्व देगा तो जरूर उस पर विचार करें। मतलब पिछली बार डिप्टी सीएम बने, इस बार आपका इरादा है कि इस बार हम सीएम बनेंगे, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप ही अगर ऐसा हुआ, मैं अगर बार बार तो देखिए संगठनिक फैसला है, संगठन ने पिछली बार मेरे को नेतृत्व दिया लीड करने का, तो मैं बना। तो आपको बीजेपी से फिर उसके बाद भी कोई परहेज नहीं होगा? अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के साथ रह लिया हूं और मैंने देखा है जो नुकसान मुझे हुआ है, उस चीज को देखते समझते ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रह लिया, गलती दोबारा नहीं करेंगे, फिर उसके बाद कांग्रेस होगी। इफ एंड बट पर ये सवाल है। फिर इफ एंड बट पर तो दुनिया चल रही है और मैं तो ये मानता हूं आज इन चीज़ों के बारे में सोचने से पहले हमें जो चीज़ करनी है, जो चीज़ सोचनी है और जो कदम उठाने हैं, वो ये है कि हम अपने कैडर के एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जिता पाए। और हवा पलटते हुए समय नहीं लगता। बहुत चेंजेस हमने पिछली लोकसभा के बाद देखे हैं कि दिल्ली में 7 की 7 बीजेपी जीती थी और फिर बीजेपी 8 विधायकों तक सीमित रहेगी। रीजनलिज्म के ऊपर जब बात आती है, स्टेट हुड की जब बात आती है, स्टेट सब्जेक्ट्स की जब बात आती है, लोगों का वोटिंग पैटर्न हमेशा अलग रहा है। मैं थोड़े अप्रिय सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से पिछली बार से डबल, मतलब 20 सीटें आएगी। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं गया नहीं हूँ हरियाणा, अब जाऊँगा, कि इस बार दुष्यंत चौटाला खुद उचाना में भी फंसे हैं, जहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से पिछली बार जीते, और 1 से 3 सीट भी होना इस बार जेजेपी के लिए बहुत मुश्किल। ये लोग कह रहे हैं। लोग कुछ भी कहें, आप पिछली बार के एग्जिट पोल्स, पिछली बार के चर्चाएं उठाकर देखेंगे तो एक न्यूज़ चैनल को छोड़कर किसी ने हमारा खाता भी नहीं खोला था। और जैसे जैसे चुनाव अंतिम मोड़ पर आया, माहौल ऐसा बना कि हम प्रदेश के अंदर 10 सीटें जीत गए। अभी तो बहुत अर्ली है, 12 तक नॉमिनेशंस हैं, अभी तो पार्टियों के कैंडिडेट्स नहीं आए। जैसे जैसे कैंडिडेट्स आएंगे वैसे वैसे माहौल परिवर्तित होता है, बगावतें शुरू होंगी, कौन कौन सी पार्टी में जाएगा, कौन किसका साथ देगा, कौन साथ खड़ा होकर कुछ बागियों की लिस्ट आपके पास आएगी, आप भी इंतजार करोगे कि किसी बागी को टिकट दे दें? क्यों नहीं। तो कहा यह जा रहा है जहां मेरे पास विनेबिलिटी बढ़ेगी, मैं क्यों ना वो रिस्क लूं। तो क्या राहुल कसवा
हाँ, सुबह चुरू, टिकट चुरू कटी, ऐतिहासिक एग्जाम्पल है। सुबह टिकट कटी, अगले दिन सुबह जाकर सांसद कांग्रेस होके आ ज्वाइन गए। करते सांसद बनता है। बहुत से राजनीतिक लोग फैसला लेते हैं अंतिम दिन। तो दुष्यंत चौटाला और वही इनके चाचा अभय चौटाला, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10-11 तक दोनों तरफ से बागी आए। आप हमारा नाम ले लेते हैं। आज कांग्रेस की लिस्ट में 28 पुराने विधायक हैं, 4 में से एक इंडिपेंडेंट विधायक है, एक हमारा विधायक है। क्या कांग्रेस इंतजार नहीं कर रही? हर पार्टी करती क्या है, बीजेपी इंतजार नहीं कर रही? लेकिन वो जिनने तो अपनी लंबी लिस्ट जारी कर चुकी बीजेपी 67। चलिए, बीजेपी कर चुकी और बीजेपी ने बगावत के तेवर भी देख लिए। और अभी तो ये वीकेंड है, इस वीकेंड में पता नहीं कितनी पंचायतें बुलाई गई है, महम में, कोसली में, रेवाड़ी में। मैं तो बहुत लंबी लिस्ट लिए बैठा हूँ। और उन पंचायतों के बाद उनके संगठनों का क्या होगा, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है दुष्यंत कि जिस ढंग से जो भूमिका आपकी पहलवान आंदोलन के दौरान रही, या जिस ढंग से जो भूमिका आपकी किसान आंदोलन के दौरान रही, जब 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन किसान बैठे रहे और आप सत्ता में रहे, और वो आपके समुदाय के जाट समाज के भी बहुत सारे लोग रहे। मैंने उस किसान आंदोलन को बहुत क्लोजली कवर किया। उनमें जबरदस्त नाराजगी दुष्यंत चौटाला को लेकर है कि सत्ता में बने रहे। नाराजगी बनाई गई, और खास तौर पर आप लोग जिस तरीके से कोट करते भूमिका, आप मुझे ये बता दीजिए कि किस दिन दुष्यंत ने ये कहा कि पहलवान जो बैठे हैं वो गलत है। मैंने तो पहले दिन स्टेटमेंट दी थी कि इन आरोपों की इन्वेस्टिगेशन हो, सीरियस इन्वेस्टिगेशन, और हुई। दिल्ली पुलिस ने FIR भी करी है, कोर्ट में भी चालान पेश है, गवाहियाँ भी चल रही है। दुष्यंत ने तो कभी विरोध नहीं किया। जहाँ किसान आंदोलन की बात करते हैं, एक मिनट पहले पहलवान पे बात करते हैं। विरोध करना एक बात होती है और समर्थन करना दूसरी बात होती है। जैसे अगर पहलवान 38 दिन तक दिल्ली में बैठे थे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, और उनके साथ यहाँ तक कि धक्का मुक्की तक हुई 25 तारीख को, जैसे घसीट के वहाँ से हटाया गया, आप सब जानते होंगे। आप सरकार में थे, तो ये अपेक्षा तो हरियाणा के पहलवान कर सकते हैं ना कि यहाँ पर आप प्रतिवाद करें, मजबूत दखल डालें। हमने 2 बार उनसे पूछा, हम आए, वो कहते नॉन पॉलिटिकल स्टेज है। पहली चीज। दूसरी चीज, ना तो ये हरियाणा सरकार का मैटर था, ना वो फेडरेशन हरियाणा सरकार में है रजिस्टर्ड, ये दिल्ली का मैटर था। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी। बेटियां हरियाणा की थी, बेटियां हरियाणा की विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, संगीता फोगाट हरियाणा की बेटियां थी। हाँ। उस आंदोलन में यूपी की भी बेटियां थी। हाँ। उसके अंदर महाराष्ट्र की भी बेटियां थी। कोई एक प्रदेश से तो लड़कियां नहीं थी। आप बात करते किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की, उस दौरान क्या हमने ये कहा है कि इनकी जो मांग है नाजायज़ है? क्या हमने ये कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तथकथित आरोप हैं। मैंने हमेशा, प्रेस के साथियों ने भी पूछा, पब्लिक के अंदर भी हमेशा एक चीज़ कही कि सीरियस आरोप है, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। देखिए, एक बात होता है कि आपने ये नहीं कहा मांग नाजायज है। मैं अभी पहलवानों की बात कर रहा हूँ। जब दिल्ली में विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन उस समय उन बेटियों की अपेक्षा दुष्यंत चौटाला से रही होगी। अब बात आती है कि जब विनेश फोगाट पेरिस में ओलंपिक में क्वालिफाई कर रही हैं या डिस्क्वालीफाई कर रही हैं, भारत आ रही, आपके ट्वीट है मेरे पास, अच्छा आपने तारीफ़ की विनेश फोगाट के आंसुओं की, आपने तारीफ़, आंसुओं पर आपने भावुकता के साथ कुछ लिखा। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आपका ट्वीट मैं पढ़कर बता रहा हूँ, 17 अगस्त का। देश की बहादुर बेटी विनेश फोगाट के जज्बे, हिम्मत, मेहनत, संघर्ष को सलाम। उसी तरह से आपका एक और ट्वीट है 14 अगस्त का, जिसमें आपने लिखा, माना पदक छिन गया तुम्हारा इस अंधकार में, हीरे की तरह चमक रही हो आज पूरे संसार में। ये भी विनेश की तस्वीर के साथ। ये जो आपने तब लिखा जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम नहीं है, बीजेपी से अलग है, बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से उस समय अगर आपने एक तेवर दिखाया होता, उन पहलवानों के साथ खड़े होकर, उनके साथ हुई नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े होकर। अजीत जी, एक चीज है, ये सवाल उठ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। एक चीज है जहां पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, एक चीज है जहां हमारे देश के एक पहलवान के बॉडी वेट की वजह से उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, जो कि ओलंपिक कमेटी ने कई बार रिव्यू भी करी और उस पर लास्ट में फैसला भी दिया। देश को पता है, हर आदमी को पता है, और एक बार नहीं हुआ, शायद ओलंपिक में भी ये तीसरी बार हुआ है, अलग अलग खेलों में हुआ है। ये रूल्स है। दूसरी चीज है कि वहाँ पर एक एलिगेशन बीजेपी के एक सांसद के विरुद्ध में थे
क्या मेरी ये स्टेटमेंट है कि बीजेपी का सांसद निर्दोष था? क्या मेरी कभी ये स्टेटमेंट है कि बीजेपी के सांसद ने ये काम नहीं किया? मैंने हमेशा कहा है कि इस चीज को इंक्वायर करना चाहिए। क्या आपने लिखा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपने लिखा? आप वीडियो उठाकर देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने उस समय के रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट चिट्ठी लिखी है शायद अपने प्रधानमंत्री उनके विरुद्ध में ये कहा कि ये चीज बड़ी सीरियस इन नेचर है और दिल्ली पुलिस शुड इंक्वायर इनटू इट। और 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी करी। नहीं, एफआईआर तो इसलिए कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तब एफआईआर हुई। फैक्ट उसका यही है। मेरे को याद है जब मैंने कहा था उसके तीसरे दिन एफआईआर हुई थी। हाँ, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके 24 घंटे के भीतर एफआईआर हुई। फैक्ट कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आया है, दिल्ली पुलिस ने करी तो है। हाँ, एफआईआर की। तो एक पहलवानों का दूसरा मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ। और मैंने जैसा कि कहा, मैं थोड़े तीखे और अप्रिय सवाल पूछूंगा। किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर थे। देवीलाल जी किसानों के नेता थे। चौटाला साहब का किसानों से एक रिश्ता रहा है। और मैं बार बार कहूंगा, उसमें आपके जाट समाज 36 बिरादरियां भी थी, लेकिन जाट समाज के बहुत सारे लोग थे। उनकी सख्त नाराजगी दुष्यंत चौटाला से थी और है कि दुष्यंत चौटाला उस वक्त जब किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे, जब उन पर लाठी डंडे चल रहे थे, जब वाटर कैनन चल रहा था, जब जख्मी हो रहे थे, जब गड्ढे खोदे जा रहे थे दिल्ली आने से पहले, ट्रैक्टर से वो सामना करते हुए आगे, दुष्यंत चौटाला सरकार में साझेदार होकर चुपचाप तमाशा। देखिए, 3 कृषि कानून थे और तीनों कृषि कानून सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट का नहीं है। जब सेंटर से लड़ाई थी, ना तो मेरा कोई सांसद लोकसभा या राज्यसभा में था, प्रदेश सरकार के अंदर रहते हुए क्या मैंने कदम नहीं उठाए? मैं आपको 50 चीजें गिनवा देता हूं जो फार्मर्स के लिए हमने 4.5 साल में व्यवस्था करी। नहीं, हम तो उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जो लड़ाई थी उनकी। अजीत जी, आंदोलन में आप 2 वाक्य गिनवा दीजिए जहां दुष्यंत ने यह कहा मेरी पार्टी का कोई सदस्य भाग नहीं लेगा। जब मेरे खेत से भी उगाई हुई, क्या मैंने अपने खेत के अंदर जो हमारे गांव का हिस्सा बना वो हिस्सा नहीं दिया? नहीं, आपने कहा कि आपकी पार्टी से कोई भाग नहीं लेगा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन क्या आपके 10 एमएलए जिसमें मंत्री भी थे 3-4, क्या कोई गए वहां पहलवानों को सपोर्ट करने? क्या आपने पहलवानों को पहलवानों के स्टेज पे माफ करिए, किसानों की बात, 4 बार दिग्विजय सिंह की चर्चा, किसानों की बात करो या फार्मर्स की भी बात हुई। अजीत जी, एक चीज समझने देखने वाली है कि कानून बनाए किसने, कानून के विरुद्ध लड़ाई जो हुई, उस लड़ाई के अंदर क्या आपने कभी ये सुना हो कि दुष्यंत ने ये बोला है कि हम इसका समर्थन करते हैं कानूनों का? मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट है जनवरी की, 26 जनवरी से पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में कही और उसमें कहा कि एमएसपी पर अगर प्रदेश में आंच आती है, आई विल रिजाइन द सेम डे। 4.5 साल हरियाणा प्रदेश का मैं उप मुख्यमंत्री रहा। 4.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के फार्मर्स की हमने 14 क्रॉप्स एमएसपी पर खरीदी। और एमएसपी पर खरीदी नहीं, हमने इंश्योर किया कि उस एमएसपी को हम बढ़ाएं। क्रॉप्स के अंदर 52 भरपाई परियोजना के तहत हमने प्रदेश के अंदर 19 क्रॉप्स में, जैसे टमाटर है, टमाटर 6 रुपये मार्केट रेट, अगर 6 रुपये से वो 2.5 रुपये मिलता था तो हम 3.5 रुपया बैलेंस करके स्टेट शेयर देते थे कि एटलीस्ट फार्मर जो मेहनत कर रहा है उसको मिनिमम वो पैसा मिले। हमने कदम उठाए हैं, मगर इनकी बातें कोई नहीं करता। नहीं, इसलिए क्योंकि वो बड़ी लड़ाई थी। 13 महीने दुष्यंत, बहुत मामूली बात नहीं होता, सर्दी, जाड़ा, गर्मी, सड़क पर, टेंट के भीतर, ट्रैक्टर पर बैठे हैं और वो तरह तरह के विरोध का सामना भी कर रहे हैं। वहाँ गालियां भी पड़ रही है। क्या गालियां मेरे को नहीं पड़ी? नहीं, आपको, मेरे को नहीं, आपको नहीं करो, मतलब किसानों को। मैं आपको वही बोल रहा हूँ। क्या गालियां मेरे को नहीं पड़ी? मेरे को भी लोगों ने गालियां दी है। नहीं, आप तो पॉलिटिकल पर्सन है। आप अरे पॉलिटिकल पर्सन तो पर्सन है, लेकिन आप चुनकर आते हैं, तो आप प्रेस के आदमी है तो आपकी आलोचना नहीं कोई कर सकता। मैं पॉलिटिकल हो तो मेरी कर सकता। बिल्कुल कर सकता, आप मेरी अभी भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट ही बड़ी ऑक्सीमोरन टाइप है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन की आलोचना होती है, इसलिए
मैं उस तरह से बोल रहा हूं, लेकिन जब किसान बैठे हैं जिनको गुंडे, मवाली, पाकिस्तानी, क्या खालिस्तानी, मैंने कहा? नहीं मैं आपसे अरे सवाल कंगना सुन रनौत तो लीजिए। रेप नहीं, के आपकी ऊपर कुछ कह आपकी जिस देती है, सरकार में आप उसमें मेरा क्या लेना नहीं, देना? जिस सरकार में आप साझेदार थे उसमें जेपी उस- दलाल कृषि मंत्री थे, वो भी उन किसानों को देशद्रोही क्या चीनी उन्हें पाकिस्तानी माफी नहीं बता मांगी रहे 2 दिन बाद? थे। जब 200 किसान मर जब गए, पिपली के अंदर लाठी पहली बरसी, क्या 24 घंटे में एसपी का ट्रांसफर नहीं हुआ? आप फैक्ट्स लाते हैं आधे, नहीं मैं आप आप पूरे फैक्ट्स लाइए। आप उसको कंप्लीट करते जाइए। उसी जेपी क्या दलाल हमारे ने एक आईएएस ने करनाल के अंदर ये नहीं कहा कि गोली मार देना कोई आए, और उसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी की आज भी इंक्वायरी चल रही है? क्यों? मैंने स्टैंड लिया। फार्मर्स हमारी बैकबोन है, हमने उसको स्ट्रेंथन किया है। आज के फैक्ट ये हैं कि प्रदेश के अंदर किसान 2-2 रात मंडी में सोया करता था मेरे आने से पहले, आज उसकी 2 घंटे में फसल खरीदी जाती है। आज उसकी पेमेंट आड़ती के पास पेंडिंग नहीं रहती कि 2 महीने 3 महीने में पैसा आए, 2 दिन में उसके खाते में पैसा आता है। ये कदम किसने उठाए? आप कहते हैं आपने स्टैंड लिया। स्टैंड तो ये लेते ना कि जब वहाँ किसानों पर लठ बरस रहे थे, जब वो अत्याचार के शिकार हो रहे थे, जब 700 किसान मारे गए, शहीद हो गए, खुदकुशियाँ की, मैंने उनकी सुसाइड लेटर पढ़े हैं जब किसान फंदे लगाकर मर गए, तब आप कहते कि इस सरकार के साझेदार नहीं हो सकते, बीजेपी की सरकार है, और आप सरकार को चाहते तो डिस्टेबलाइज करते या प्रेशर करते। डिस्टेबलाइज कर नहीं सकता था जी। आप फैक्चुअल चीज देखिए। वही आज पूछना चाहता हूँ मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहा लोकसभा से पहले। क्या सैनी साहब मुख्यमंत्री मैं उस समय बनकर, की बात कर रहे हैं जब 21 का मैं किसान उस समय आंदोलन के था। आंकड़ों उस समय के तो आप उस डिप्टी समय सीएम थे। उस समय के आंकड़े और आज के आंकड़े बता देता हूं। आपने शुरुआत करी, आपके 7 विधायक भाग गए। क्या मेरा संगठन तोड़ के ना ले जाते? आज 7 गए हैं ना, ये 7 तो उस दिन भी भाग जाते। क्या जो हमने वादे जनता से करे, 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने का, बुढ़ापा पेंशन 3000 पहुंचाई हमने, प्रदेश के अंदर 75% युवाओं को कानून रोजगार का दिलवाने का प्रदेश की नौकरियों में, क्या मैं मेरे वादे फुलफिल कर सकता? आज मतलब शिवसेना आपको लगा कि आज शिवसेना टूटी, आज एनसीपी टूटी, क्या जेजेपी नहीं टूट जाती? जेजेपी का तो सिंबल लेके भाग जाते। तो आपको ये चिंता थी कि आपकी पार्टी टूट न जाए, इसलिए आप सरकार में बिल्कुल। बने रहें, चाहे वो पहलवान या चाहे किसान 13 महीने आंदोलन में सड़क पर बैठे। अरे क्या मैंने किसानों के लिए कदम नहीं उठाए? नहीं, मैं वो आंदोलन अजीत की जी, बात कर आप वन साइडेड बात नहीं कर नहीं, रहे हैं। जैसे मान मैं लीजिए आप आपके मेरे को- चाचा आप मेरे को- ने, अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, कम से कम प्रोटेस्ट में। मैं उनको तो आप प्रोटेस्ट तो करते मैं मजबूती उनको से। सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं। अभय चौटाला को अब सीरियस जो पॉलिटिशियन नहीं आदमी मानते। मेरे को पार्टी से निकाल देता है और वो कहता है मैंने पार्टी से गद्दारी करी, मैंने पार्टी छोड़ी, वो बार जिसको बार बोलते हैं कि गद्दार हैं। अरे मैं पार्टी से निकाला गया हूं, मैं गद्दार कैसे हूं? निष्कासित मेरा को करना पड़ा उन्हें, किस बात पे? आज ये कहते हैं हमने पार्टी छोड़ी, पार्टी तोड़ी। अरे हम पार्टी से निकले हैं। वो आदमी तो ये भी कह देते हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या स्कैम्स कर दिए। किसी एक के तथ्य वो ला पाए, फैक्चुअली कभी बता पाए क्या किया? कल मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आपने किसी की जेब काटी, आप क्या यही सवाल का जवाब देते रहेंगे, नहीं मैंने नहीं काटी, नहीं मैंने नहीं काटी? जिस आदमी ने 4.5 साल एक ही टारगेट रखा, दुष्यंत को कमजोर करो, उस आदमी की बात को मैं सीरियसली नहीं लेता। कि अभय चौटाला की बात कर रहे हैं, चाचा की, तो चाचा भतीजे पर आगे आएंगे। अब जैसे आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने कभी किसानों के खिलाफ कुछ बोला नहीं या उनके मुखालफत नहीं की, लेकिन इसलिए मैंने जिक्र किया। अब जैसे एक वीडियो है दुष्यंत, ये वीडियो शायद आपने देखा होगा, ये अभी वायरल हो रहा है वीडियो। ये एक सेकंड, ये वीडियो, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। ये आपके पिताजी का एक और वीडियो है। उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। अब ये अजय सिंह चौटाला अगर कह रहे हैं करना चाहिए था अजीत जी कि उस दौरान किसान आंदोलन की बीमारी, आप जिस वाक्य में, ये 13 मार्च की वीडियो है, 13 मार्च 2024, हाँ, हिसार की वीडियो है। मैं आपको फैक्चुअली चीज बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि हम तो इतना ही देख रहे हैं। आपको तो उतना काट के दिखाया गया है। नहीं, वायरल है, मैंने आपको मैं पहले वही कहा था। जिसने भी वायरल किया है, बिल्कुल, agreed, उतना ही किया है Agreed. जिसके अंदर आगे और पीछे की बात कट गई। आज कोरोना बीमारी, किसान आंदोलन हरियाणा प्रदेश में साथ साथ चले। नहीं, उन्होंने कहा किसान आंदोलन नाम की बीमारी आ गई। उनकी पूरी जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये थी
कि कोरोना जैसी बीमारी और किसान आंदोलन साथ साथ आ गए। फिर से मैंने सुना आपकी बात सुन, आप मेरी तो बात सुनिए, मुझे क्लैरिफिकेशन कई बार दे चुका हूं इस वाक्य पे, आपको नहीं पहली बार दे रहा। किसान आंदोलन जैसी मैं बीमारी आ आपको गई। वाक्य जो बता रहा हूं, उसका भी ये बात उनने स्टेज से बोली, और ये जब बोली गई तो साथ साथ कई बार, आप भी हर चीज परफेक्ट नहीं बोलते, आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो उनने 9 बार इस भाषण में ये कहा कि हमारे साथ 2 ऐसे वाक्य हुए कि कोरोना जैसी बीमारी और किसान आंदोलन आ गया, और उसमें कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होती। क्या इस वीडियो के सिवाय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की, और अगर मैं कह दूं ये टेम्पर्ड है, फिर ओनस तो आप पे है, आप प्रूव करिए। नहीं, उतना वीडियो में जितना ऑडियो सुन रहा हूं उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है। मैं वो साफ शब्द उसमें आ रहे हैं कि उसी दौरान किसान आंदोलन नाम की बीमारी अरे आ आप गई। पूरा वाक्य तो सुनिए ना। उनकी पूरी बात इस चीज पे थी कि कोरोना जैसी बीमारी और किसान आंदोलन 2 चीजें हमारे साथ साथ आए। 9 बार भाषण में ये बात बोली गई, और एक बार जब आप बारी बारी चीज बोलते हैं, कई बार वर्ड्स एक के ऊपर एक, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, मान लीजिए। अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा वो देश के गद्दार है, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये है, अगर मैं आपको भूपेंद्र हुड्डा की बता दूं, बताओ। राजबाला गैस टीचर थी, उनके घर के आगे गोली मारी, आप तो कभी ये सवाल नहीं उठाकर चलते। भूपेंद्र हुड्डा की गवर्नमेंट में 3 किसान मरे गोली मारकर, हमारे तो यहाँ एक के गोली नहीं मारी गई। नहीं, किसानों को उस समय लगभग से घायल हुए लोग 700 मर गए। 700 जो किसान मरे वो मरे ना, किसान खुदकुशी की ना बॉर्डर्स पे। मैं आपकी बात से वाकिफ मानता हूं, मगर क्या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को मारा? स्टेट गवर्नमेंट ने लाठियां तब बरसाई, वाटर कैनन चलाए, तो गड्ढे क्या वो खोदे। एसपी का ट्रांसफर नहीं हुआ कि बिना ऑर्डर्स डीसी के, जो वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उसने कार्रवाई क्यों करी? लेडी एसपी थी, आप रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, पीपली के अंदर लाठी चली थी, हमारी पार्टी की पहली स्टेटमेंट थी, और उसके 24 घंटे से पहले उस एसपी का ट्रांसफर हुआ, इंक्वायरी हुई। चलिए, ये बात आपका पक्ष मान लिया मैंने, उस वीडियो को मैं पूरा देखूंगा। अब एक और वीडियो है, ये वीडियो है जो जब आप कहीं सभा कर रहे हैं उस समय का, जिसमें आपसे लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये भी 2024 के चुनाव का। लोकसभा नलवा है। हाँ, मैं गाँव तो में एक बता मिनट सुन देता लेते हैं इस वीडियो में क्या है, जरा सुनिए। औरता का कपड़ा फटिया तो देव चूड़ी विरोध करें। औरता तो मारे नहीं, आप औरतों की बोल रहे हैं। शुभकर्ण को सामने से गोली मारी गई, तो आप बोले एक दिन भी नहीं। 750 किसान मरे, आप गए, शुभकर्ण को गोली मारी गई, आपने एफआईआर के लिए बोला नहीं? पुलिस ने, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपने एक शब्द बोला, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपने नहीं मारी। ये कहाँ का है, पहले ये बताइए, और क्या है मामला? यहाँ तो किसान आपसे नाराज होकर कह रहा है, मेरी यादाश्त ठीक है, शुभकरण सिंह की गोली मारी, आप कहाँ थे? 13 महीने में 750 मर गए, आप कहाँ थे? आप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, अब आप बता दीजिए। अजीत जी, नलवा लोकसभा चुनाव का ये वाक्य है, नलवा हल्के के गांव में है। ये वो लोग थे जो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, और एक धरने पर बैठे थे, और उस धरने पर मैं इनसे मिलने गया था, और उस समय का वाक्य है। शुभकरण के केस के अंदर जितना मुझे याद है कि नरवाना बॉर्डर का ये किस्सा है। नहीं, शुभकरण का खनौरी बॉर्डर का है, नहीं है? मेरा प्रदेश है, अच्छा, चलिए, नरवाना विधानसभा का हिस्सा है जहाँ की आप बात कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर नहीं है, खनौरी बॉर्डर है, मगर वो नरवाना विधानसभा का एक हिस्सा नरवाना, है। एग्रीड। और वहाँ पर गोली चली, और गोली चलकर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पंजाब पुलिस उस डेड बॉडी को पटियाला ले गई। एफआईआर भी रजिस्टर्ड है, और एफआईआर रजिस्टर कर उस पर कार्रवाई भी की गई। आप कितनों को क्लैरिफिकेशन, जो लोग वन साइडेड बात रखते हैं, कितनी बार क्लैरिफिकेशन देंगे? फैक्चुअल चीज़ समझानी, चौधरी देवीलाल जी कहते थे, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और बारी बारी मैं यही क्लैरिफिकेशन दूँ। होम डिपार्टमेंट मेरे पास ही था, उसके बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर हुई। उस समय के एसपी का नाम प्रदेश सरकार ने राष्ट्रपति मेडल के लिए भेजा, वो विड्रॉ हुआ, हमने विरोध किया, क्या हमने कार्रवाई नहीं करी?
लेकिन आपको ये आशंका है या आपके भीतर ये डर या चिंता है कि इस चुनाव में भी जब आप कैंपेन में जाएंगे, चाहे उचाना जाएं चाहे कहीं और जाएं, और आपको इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ अजीत जी। सकता है? जैसे नैना चौटाला जी आपकी माँ हैं, उनको भी एक दो जगह ऐसा नहीं, उनकी गाड़ी पे पत्थर मारे गए, हमारे 2 कार्यकर्ताओं के, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। आपने इस वीडियो की शुरुआत में सुना है, मैं तो लोगों से पूछ रहा था क्या ये विरोध का तरीका है? पॉलिटिकल आदमी कोई भी हो वो विरोध भी झेलता है। चौधरी देवीलाल जी ने भी झेला है। शायद 91 का किस्सा है, बहादुरगढ़ की टिकट उन्हें दे दी, कार्यकर्ताओं ने उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए थे। क्या विरोध नहीं होता? आज बीजेपी में विरोध नहीं हो रहा। आप जो वाकया बोल रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भी विरोध का डर नहीं लगता, क्या 2 करोड़ 4 लाख वोटर्स जो हरियाणा प्रदेश के हैं वो नए आ जाएंगे क्या? गुस्सा भी अपनों पर किया जाता है और अपने ही करते हैं, पराया नहीं करता। आज यूपी का आदमी या तमिलनाडु का आदमी आके वोट नहीं देगा, यही 2 करोड़ वोटर्स वोट देंगे। और इनका जो गुस्सा है, मैं तो कहता हूँ इनने निकाला है। और हमारे हरियाणवी में एक कहावत है, आपना मारे छा में गिरे, कि वो मारता भी है और उसके बाद छाए में बिठाता है कि धूप ना लगे। तो हम तो जाएंगे, 4 बार क्लैरिफिकेशन देनी है, 6 बार क्लैरिफिकेशन देनी है, वो हीट ऑफ द मोमेंट तो झेलेंगे। क्या मंडियाली कांड हरियाणा ने नहीं देखा? क्या महम नहीं देखा? क्या मारुति कांड नहीं देखा? हीरो होंडा कांड नहीं देखा? हम कांड देखा था 91 की घटना, बहुत जिसमें शायद 3 लोग मारे गए थे या ऐसा कुछ। अलग अलग किस्से रहे हैं। नौ मंडियाली में, आप मंडियाली की कादमा की तो बात ही नहीं करते। बंसीलाल जी की, रजनलाल जी की सरकार थी, 9-11 लोग भी मरे थे। हम कांड के समय चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। हाँ, अलग अलग वाकये रहे हैं। अब आते हैं फिर से हम चुनाव पर। दुष्यंत, जो विधानसभा चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि आपको 20 सीटें मिल जाएगी और चाबी आपके पास होगी, लेकिन जिस पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ आप सरकार में 4.5 साल रहे, जिस पार्टी के खिलाफ आपने नारा बुलंद किया था कि 75 बीजेपी 75 पार नहीं यमुना पार, तो उस नारे के बाद अगर उसी पार्टी के साथ चले गए। हरियाणा को स्टेबल गवर्नमेंट दी क्या? डिस्टेबल गवर्नमेंट दी हमने क्या? एक नई पार्टी 11 महीने पहले जो बनी थी, उसने जो जनता को वादे करे थे वो वादे फुलफिल नहीं किए हमने। आज बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू 3 का केंद्र में अलायंस है। यूनियन बजट आता है और यूनियन बजट के अंदर क्या कहा जाता है? आंध्रा को ये, बिहार को ये, हरियाणा, पंजाब, यूपी का नाम नहीं लिया जाता। अगर मैं साल पुरानी बात कहूँ, जब चंद्रबाबू नायडू जेल में गए, जब बीजेपी के लोग क्या बोलते थे? अगर मैं आरजेडी, जेडीयू के अलायंस की बात करूं, नहीं, वो तो अजीत पवार का है, बहुत एग्जाम्पल है, मैं ही बता दूंगा। फिर प्रधानमंत्री कहते रहे कि ये 70,000 का सिंचाई घोटाला है और वो डिप्टी सीएम बन गए, वो तो सही आप कह रहे हो। अच्छा, तो मतलब करो सब अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं भी अगर अवसरवादी हूं आप तो गलत मुझे क्या तो है? ये बताइए ना, कांग्रेस, आम आदमी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई। उसी कांग्रेस ने, जिसके खिलाफ केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का निर्माण किया, क्या अपने साथ लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ाने का काम किया? तो मतलब यही आप कह रहे हो ना, आप युवा हो और जब आप विदेश से पढ़कर आते हैं, आपकी अलग ढंग से स्कूलिंग होती है, तो लगता है आप कुछ अलग राजनीति करेंगे। मैं अलग ही कर रहा हूं। और आप अलग राजनीति के नाम पर आप पार्टी बनाते हैं और उसके बाद 1 साल में ही जिसके खिलाफ लड़ते हैं, जिस बीजेपी के खिलाफ, उस बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। और 4.5 साल सरकार में रहने के बाद उसी बीजेपी के खिलाफ अब जब अलग हैं, तो आप बयान दे रहे हैं पानी के बुलबुलों की तरह फूट जाएगी बीजेपी, अगले 100 दिनों में जजपा खोलेगी बीजेपी के राज, मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, ये सारे बयान देते हैं। अजीत जी, आप मुझे एक वाकया बताइए, मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। मैं तो आज भी कहता हूँ, हुड्डा से बड़ा हरियाणा का लुटेरा कोई नहीं। 63,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के अंदर 4-6 सेक्शन लगाकर छोड़ी। सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने मांग करी और अभी अटैचमेंट हुई है 800 करोड़ की बाय नेम ऑफ भूपेंद्र हुड्डा। गुड़गांव में बहुत सारे बिल्डर्स और तो भूपेंद्र हुड्डा क्या गंगा नाली है 10 साल में? क्या हरियाणा भूल गया कि मानेसर के अंदर मारुति की फैक्ट्री में जीएम को जला दिया गया? क्या मैंने उस
कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे थे। जिस पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, क्या मैंने उस एनएलडी के पक्ष में वोट मांगे थे? मैंने मेरे संगठन के पक्ष में वोट मांगे थे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ मांगे ना। अरे सारों के खिलाफ मांगे। आपने कहा ना कि अब की बार बीजेपी जमना पार कराई तो सरी, कहां पर आई? 75 से 40 पे ला दिया। और लेकिन जिसको जमना पार, जिस बीजेपी को कराना चाहते थे, उसके साझेदार बन के आप डिप्टी सीएम बन गए। साझेदार बन के हमने उसकी अपनी सरकार बल्कि बीजेपी की बनाई आपने। अरे दुष्यंत, साझेदार बन के अजीत जी, बैसाखी में कहूंगा साझेदार ना मैं बैसाखी कभी अपने आप को कहलाऊंगा, ना मैं कभी बना। चलिए मान लीजिए, मैं साझेदार बना, हाँ, और बना अपनी कही बातों को फुलफिल करने के लिए, डिप्टी सीएम बनने के। नहीं। क्या मैंने अब 75% युवा को रोजगार का अधिकार कानून प्रदेश में लागू नहीं किया? इंप्लीमेंट किया, कोर्ट में स्टे किया। क्या प्रदेश के अंदर महिलाओं को 50% पंचायती राज आरक्षण नहीं दिया हमने? आज हर दूसरी कुर्सी पर एक महिला बैठी है हरियाणा की पंचायतों में। ये कैसे फुलफिल हुआ? हमारी घोषणाएं थी, हम राज्य में हिस्सेदार थे, हिस्सेदारी कर कर ही तो कानून बनाए जाते हैं। और सर छोटू राम जी की बात है, आप फैक्ट्स उठा लेना। उस समय भी सर छोटू राम कहा करते थे, अपने काम, जनता के काम, अपने वादे जो जनता से करे हैं वो हमेशा फुलफिल होते हैं जब आप सरकार में होते हैं। आप राहुल गांधी का 4 दिन पुराना बयान उठाकर देख लो, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। अरे जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई तो भी नहीं दे सकते आप। फिर कहते हैं नहीं 5 साल बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। क्या मैं ये बैठ के स्टेट में कह दूं भी अग्निवीर योजना खत्म कर दूंगा? यूनियन गवर्नमेंट की योजना है, मैं कैसे खत्म कर सकता हूं? खत्म होना चाहिए कि नहीं अग्निवीर? अग्निवीर के जो, मैं तो एज अ स्टेट सब्जेक्ट की बात अगर करूं, जो योद्धा वापस आएंगे 3/4, उनको कैसे सिपाही से ऑफिसर बनने के लिए फ्री एजुकेशन दी जाए, उनको कैसे हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएं, उनकी लाइफ स्टाइल को कैसे और बेटर किया जाए, हमें उस पर काम करना चाहिए। नहीं, बट अग्निवीर योजना को लेकर ये है कि 25% लोगों को ही रेगुलर अभी रखा तक तो जाएगा। पहला, बीच में एक खबर आ रही थी अजीत अभी कि जी, 50% होगा। आप अभी उस पर क्या कहते हैं? अभी तक पहला बैच भी वापस नहीं हाँ, आया। 4 साल के बाद ही तो क्या आएगा। पता यूनियन गवर्नमेंट पर इतना दबाव बन जाए कि उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। नहीं, आप क्या कहते हो? आपका स्टैंड क्या है? मैं तो ये कहता हूँ पहले की तरह भर्ती होनी चाहिए, जैसे पहले भर्ती हाँ, होती मैं है, राजनाथ सिंह जी से मिलके आया था, हम्म। मैंने राजनाथ सिंह जी को ये सुझाव भी दिए थे, और जब उनने इम्प्लीमेंट कर दी उस समय राजनाथ सिंह जी को मैंने पत्र लिखकर भी बोला कि एटलीस्ट आप पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिसेस, इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ बेनिफिट्स, इनको कैसे एटलीस्ट मिनिमम पेंशन सिक्योर करी जाए, इसके ऊपर कदम उठाइए। आज पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस में तो हमने इम्प्लीमेंट कर दी थी। अब बात आती है, जैसे आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि 5 दिन पहले ईडी की छापे, 5-7 दिन पहले छापे की खबर आई, 700-800 करोड़ की का एसेट, बिल्डर्स, ये सारी हेडलाइन अखबारों में छपी। लेकिन आप पर भी दुष्यंत आरोप लगते हैं, जैसे आपके पास विभाग थे रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, आबकारी, एविएशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड, सिविल सप्लाई समेत 10 से ज़्यादा 10 विधायक आपके थे, आप समेत, और 10 मंत्रालय या 11 आपके पास थे। उसमें ज़्यादातर मलाईदार मंत्रालय थे। तो आरोप लगा कि आपके मंत्रालयों में, आपके सरकार में रहते हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, और कई तरह के घोटाले का लोग जिक्र करते हैं। शराब घोटाला, सड़क घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला। आप फैक्ट तो बताइए, आता हूं अभी। आप फैक्ट बताइए, किसी में एक में नंबर बताइए। आप घोटाला बोलते हैं, अरे आप अभय सिंह चौटाला की वीडियो मत चलाइए, मैं सीरियस। एक मिनट जरा, ये चूंकि ये विधानसभा में उठी है बात, विधायक सबसे बड़ा चोर तो तू है। प्रदेश लूट कर खा गया तू। तो लूट के खाए ये प्रदेश, शराब घोटाला। नहीं, सुन लीजिए, आपके चाचा है। अरे मेरे चाचा, मैं इनको सीरियस मानता ही नहीं हूँ। लेकिन सुन तो लीजिए, आप मेरे को आंकड़े तो बताइए। ये सुन तो लीजिए, क्या धान घोटाला हुआ है, ये सारे उसी के डिपार्टमेंट के हैं। आपने एक और बयान दिया, अभी इस पर बात करते हैं। एक और बयान है आपका 9 अप्रैल 2024 का, जिसमें आपने कहा कि बड़े बड़े घोटाले करके हजारों करोड़ रुपए हजम कर गए, लूट मचाई है, कुकर्म किए हैं, इन लोगों के लिए लोगों के मन में नफरत भर गई। मैं सुनाना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिए, आपका जवाब पूरा मैं दर्ज 2 करें। बार, मैं इनकी सुनता भी नहीं हूँ। तभी तो आज हालत ऐसी। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ ना, कि आज कि प्रदेश के अंदर जो लोग कहते हैं, एक चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। मैं तो जीत के तो आ गया था, ये तो जमानत नहीं बचा पाएंगे। मतलब आपका दुष्यंत चौटाला इस बार जमानत नहीं बचाया,
नहीं बचा पाया। उचाना से भी कहीं से भी नहीं। लेकिन आप इतनी बार दुष्यंत चौटाला को जो आप सुनिए, जो सवाल है वही मैंने पूछा। बेईमान सब कुछ आप कह रहे हो, मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। तो इसका कोई सबूत है? ये तो आपको सबूत सामने रख देना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में हर रखा तरह के घोटाले आप कह रहे हैं कि घोटाले हमने तो किए। विधानसभा में भी रखे। नहीं, वो बयान देना एक अलग नहीं, चीज है। नहीं, बयान नहीं। एक होता है सारे सबूत रख देना कि ये सबूत है, ये दुष्यंत ने फला फला शराब घोटाला किया, ये घोटाला। आप एक चीज करो, जो शराब घोटाला हुआ था, उस शराब घोटाले की 3 जांच हुई। मुझे आप एक चीज बताओ, सरकार अगर कोई जांच कराती है, 1 एजेंसी से कराएगी, 2 से कराएगी, 3 से कराएगी, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। सबसे पहले जांच कराएगी। हमने कहा एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाने के बजाय सरकार ने एसईटी बना दी। अब चलिए, ये लंबा है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तरह से दुष्यंत चौटाला को खट्टर सरकार ने बनाया, एसआईटी की जगह एसईटी बनाई, और ये उन्होंने विधानसभा में बोला। बल्कि मुझे पहली बार देख के हैरानी हुई जब वीडियो मैंने देखा, उन पर जब रिसर्च करा था और आप पर, कि विधानसभा में आपकी मौजूदगी में आपको उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़ा चोर तो तू है, हिसार की जमीन बताऊं कि जमीन कैसे तेरी कंपनियों के नाम से, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब इसका जवाब मैं चाहता हूं आप दीजिए। अजीत जी, अब आप जिस व्यक्ति के उदाहरण ले रहे हैं, जीएलएफ है, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म, जो प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों ने बनाया था, फिर वो पंजाब जॉइंट गवर्नमेंट में रहा और उसके बाद बाइफर्केशन में हरियाणा सरकार के नाम आया। हिसार एयरपोर्ट 7308 एकड़ का है। 1 इंच उस जमीन की प्राइवेट एक्विजिशन नहीं है, सारी की सारी गवर्नमेंट एक्विजिशन है। उसके साथ लगती हुई 40,000 एकड़ जमीन भी जीएलएफ की है। मैंने सदन में कहा है, आपको रजिस्ट्री की नकल तो लाके दे दो कि दुष्यंत ने या दुष्यंत की कंपनी ने या दुष्यंत के किसी पार्टनरशिप फर्म ने जमीन खरीदी हो। क्या आज तक कोई कागज आया है? जो कहते हैं शराब घोटाला हुआ, 6100 करोड़ रुपया रेवेन्यू था 19-20 का, और 23-24 जब मैंने सरकार छोड़ी, वो 11,322 करोड़ पहुंच गया। क्या ये घोटाला है? आप बात करते हैं रेवेन्यू घोटाले की। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू को समझना बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। उर्दू के, फारसी के बड़े ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको हम शायद अपने जीवन में भी इस्तेमाल नहीं 50 साल से उसी तरह से डॉक्यूमेंट चले आ रहे हैं। हमने उसको चेंज किया। एक आदमी को रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, वो तहसील में जाता था, शायद तहसीलदार मिले ना मिले, टोकन मिले ना मिले, हमने ऑनलाइन टोकन शुरू कर दिए। मेरे से पुरानी गवर्नमेंट में जो 1 हेक्टेयर पे एग्रीकल्चर लैंड रजिस्टर होती थी बिना परमिशन के, उसको रिड्यूस किया गया 1000 गज। जब मुझे पता चला कि 1000 गज की रजिस्ट्रियां हो रही हैं और उसमें बहुत से ऐसे प्लॉटिंग हो रही है, हमने विधानसभा में कानून पारित करके उसको 1 एकड़ कर दिया कि एटलीस्ट मशरूमिंग ऑफ कॉलोनीज ना हो। क्या आज तक सीएजी ने या किसी और एजेंसी ने कहीं भी रेवेन्यू लॉस दिखाया है? 6400 करोड़ रुपया 19-20 में स्टैंप ड्यूटी का इनकमिंग रिसीट्स थी। आप सोचो कि 2023-24 में कितनी हुई? 12,800 करोड़ रुपया, डबल। ये कैसे हो गई? क्या हमने 5% स्टैंप ड्यूटी को 10% कर दिया? नहीं कर सकते। कॉन्करेंट लिस्ट में है, यूनियन की परमिशन लेनी है। क्या हमने कोई नया टैक्स लगा दिया? नहीं लगा सकते, जीएसटी रिजीम है। ये कहते हैं धान घोटाला कर दिया। धान घोटाला हरियाणा प्रदेश में 9 जगह सीबीआई ने रेड मारी, एक जगह भी कहीं शॉर्टेज ऑफ पैडी नहीं मिली, और 150 या 60 जगह पंजाब में मारी, और वहां पर आज 72 एफआईआर दर्ज है। किस चीज का घोटाला? जो आदमी फैक्स ही नहीं दे सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो एसआईटी की जगह एसआईटी ने क्या इंक्वायर किया कि क्या बताए? उन्होंने कहा कि मैंने हाउस में कहा कि पूरी रिपोर्ट कीजिए, उसमें मैंने देखा है सबके नाम है, सबको ठंडे बस्ते में डाल 6 पेज का डिटेल रिप्लाई किया है हाउस के अंदर कि इनने कहा कि शराब घोटाला हो। मैं तो नवंबर 2024 में 2019 के अंदर आबकारी विभाग का मंत्री बना, और मार्च के अंदर कोरोना आ गया। 5 महीने में क्या मैं इतना बड़ा स्कैम कर दूंगा?
5 महीने तो किसी मिनिस्टर को डिपार्टमेंट समझने में लगते हैं। लीकेजेस होती थी डिस्टिलरीज से, जहाँ पर बिना परमिट की गाड़ियाँ निकलती थी, हमने परमिट शुरू करे। हमने वहाँ पर कितना ईएनए बन रहा है उसको रोकने के लिए फ्लो मीटर लगाए। कौन सी पेटी, कौन सी बोतल किस डिस्टिलरी से चली है, किस वेयरहाउस में गई है और किस ठेके में जाएगी, उसको मॉनिटर करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी लगाई, QR कोडेड। डबल सिक्योरिटी, जिसमें एक होलोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैदराबाद की मिंट से आता है और उसी से ही QR टेक्नोलॉजी NIC से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो लगाई। जो 2 नंबर की शराब निकलती थी वो रुक गई। जो शराब ठेकेदारों के दोस्त हैं उनको तो पीड़ा होगी ना। तो है कि बहुत हजारों लीटर शराब जब्त थी, गोदाम में था, वहां से वो उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं। मिली भगत थी, बहुत तरह की कहानियां। जो अजीत जी, एक वाकया आपको समझना पड़ेगा कि कोई शराब तस्करी हुई हुई पकड़ी जाती है पूरे देश में, उस पे FIR पुलिस करती है और FIR करने के बाद जितनी शराब भी पकड़ी जाती है वो पुलिस की कस्टडी में रखी जाती है। गुहाना में एक पुलिस कस्टडी में गोदाम था जिसमें 4 जवान और 1 अधिकारी, 5 की गार्ड लगी हुई थी। उसमें से पीछे से छेद करके शराब चोरी हुई। जिसने चोरी करी वो भी पकड़े गए, आज जेल के अंदर हैं। जो पुलिस वाले उसके अंदर इन्वॉल्व थे सब टर्मिनेटेड हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है। कहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल है? अच्छा, आप ये कहोगे, जैसे ये कहा गया, कुछ लोगों ने मांग की कि एक्साइज शराब घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए, आप चाहते हो कि CBI? मैंने तो हाउस में बोला है, जौन सी जांच करानी है करा लो, क्या मुझे डर है? सिस्टम सुधारा है और सिस्टम सुधरने का कारण है कि 4 साल में जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वो डबल हुई। तो फिर आपके चाचा अभय चौटाला ये क्यों कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की फाइल बीजेपी के पास रखी है? अरे तो क्या और सारी कागजें वहां रखी है, किसी भी दिन जेल चला जाएगा चुनाव के बाद। कागज खोलते हो, दुष्यंत ने बीजेपी के खिलाफ ये कहा, दुष्यंत ने बुलबुला कहा, दुष्यंत ने कटी पतंग कहा। हाँ, कटी पतंग ही कहा आपने वैसे। अरे मैं डरा हुआ हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? उनका रिकॉर्ड तो निकालिए अभय सिंह का। आप बताइए, जैसे उन्होंने आपके बारे में बताया, आप बताइए। उनने कितनी बार 5 साल में मनोहर लाल के ऊपर आरोप लगाए। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपके पास भी रिसर्च टीम है। नहीं, मनोहर लाल का जब इंटरव्यू करूंगा तब उससे उनसे बात करूंगा। तो आपको ये बोल रहा हूँ। नहीं, अभय चौटाला पर आपके क्या आरोप हैं जो आप कह रहे हैं? मैं तो उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता ही नहीं हूँ। अभय चौटाला इतनी बार विधायक रहे, अपनी पार्टी के वो मुखिया हैं। पार्टी का सत्यानाश भी करनी है वही है। INLD का आपको लगता है सत्यानाश अभय चौटाला ने किया? बिल्कुल किया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप उठाकर रिकॉर्ड देखिए, जिस पार्टी के अंदर से हम तो 4 लोग बाहर आए थे, अकेले रह गए थे, किसने किया उस पार्टी का बंटाधार? फिर वो क्यों कह रहे हैं कि उनकी फाइल है बीजेपी के पास, वो जेल जा सकते हैं दुष्यंत चौटाला? उनको पीड़ा है इस चीज की कि दुष्यंत क्यों कामयाब हो गया। अब पीड़ित आदमी की पीड़ा तो आप निपटा सकते हैं, मैं तो नहीं। दुष्यंत, ये बताओ, मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा कि देखिए 2 भाई बचपन से साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, दोस्त की तरह होते हैं। आपके पिता अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला में 2 साल का शायद फासला है। अजय सिंह जी बड़े हैं, वो छोटे हैं। तो एक घर में पलते बढ़ते हैं, आपके लिए भी चाचा की तरह आपने बचपन देखा होगा। ये रिश्ते सियासत में महत्वाकांक्षा की वजह से, एम्बिशन, कुर्सी, सत्ता, इन सब की वजह से सब तिलांजलि हो जाती है और एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं? पॉलिटिकल और पर्सनल, राजनीति में 2 अलग चीजें हैं। मैं आपको रिकॉर्ड उठाकर बताऊं देश का तो शायद हर स्टेट में ऐसे 5-5, 6-6 उदाहरण मिल जाएंगे जहां पॉलिटिकल विचारधाराएं अलग हुई। बंसीलाल जी के परिवार के तो शाम में शायद 2 लोग चुनाव लड़ेंगे। अनिरुद्ध कांग्रेस से लड़ेगा, किरण जी की बेटी श्रुति बीजेपी से लड़ेगी। भजनलाल जी के परिवार से चंद्रमोहन जी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं और कुलदीप के जी के बेटे बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। नाम आ गया भव्य का। राजनीतिक तौर पर मनप्रीत बादल, सुखबीर बादल, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, पता नहीं कितने उदाहरण हैं जब राजनीतिक सफर अलग हो जाता है। आप उसको एक तो नहीं कर सकते। नहीं, कभी मलाल होता है, कभी लगता है एक हो जाए। जैसे अजय सिंह चौटाला जी का एक कुछ वक्त पहले बयान आया था कि अगर
बड़े चौटाला चाहेंगे, ओम प्रकाश चौटाला देखिए, चाहेंगे तो हम घर एक हो के- जाएंगे। घर अभय के- सिंह ने कहा कि वो गद्दार हैं, गद्दार को हम साथ किसने नहीं बोला? लेंगे। अभय चौटाला ने बोला कि गद्दार हैं, गद्दारों हाँ, को तो हम माफ जिसकी नहीं करेंगे। सोच ही नेगेटिव बोलने की है वो पॉजिटिव हो सकता है? जो आदमी उठते ही उल्टी बात करे वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। उनके जीवन में 5 चीजें नहीं हैं जो उनने अचीव करी हो कि मैंने पॉलिटिकली ये अचीव करके दिखाया। हम 500 उदाहरण देते हैं और छोटे बड़े देते हैं। अगर मैं ट्रैक्टर पे टैक्स लगा, उस ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ना लेके जाता तो शायद आज ट्रैक्टर ट्रक की कैटेगरी में होता। 30 दिन लेके गया, क्या विड्रॉ नहीं कराया गवर्नमेंट से? अब एक सवाल, चूंकि आपने कहा त्रिशंकु विधानसभा और 20 के दावे किए कि 20 सीटें आपको मिलेगी विधानसभा में। मैं तो ये मानता हूँ मिनिमम हाँ, मिनिमम बढ़ भी सकती है। 20 सीटें मिनिमम का आपका दावा है। अब जिनकी अब ये नायब सैनी का एक बयान है। दुष्यंत चौटाला को यही नहीं पता भी मैं कौन सी सीट जीतूंगा। पर मैं तो दुष्यंत चौटाला को जो करना चाहूंगा वही थोड़ा सा करड़ा हो जाता है। एक अच्छी जैसी सीट आ जा। ये तो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं आपका। सुन लिया, फिर से चलिए, सुनाऊं? मजाक तो अब ये देखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, अब मैं चाहता हूं इसका जवाब दीजिए जो आपको लगता है। ये देखिए, चलिए खैर, आपने सुन लिया। ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता दुष्यंत कौन एक भी जीतेगा कि नहीं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा भी तो कर्रा हो जाए। दुष्यंत की चिंता सैनी साहब को नहीं करनी चाहिए। सैनी साहब को खुद की चिंता करनी चाहिए। कर्णदेव कंबोज का भी बयान आप डाउनलोड करके रखते कि कर्णदेव कंबोज ने क्या कहा। आप बता दीजिए क्या कहा। उसने ये कह दिया मुख्यमंत्री तो रबर स्टैंप है। या मुख्यमंत्री को यही नहीं पता टिकट किसको मिलेगी। इससे बड़ी रबर स्टैंप क्या होगा? हाँ, तो उसमें दिलचस्प बात यह भी कि मुख्यमंत्री करनाल से लड़ना चाहते थे नायब सिंह सैनी, और मैंने रिकॉर्ड तो- कहा कि मैं करनाल से मैंने- लड़ूंगा, लाडवा से नहीं। मैंने और टिकट कहा- मिल गया लाडवा से। मैंने तो कई बार कहा कटी पतंग है। जब अपन तीज पे पतंग उड़ाते हैं और डोर कट जाती है, पतंग किसकी छत पे गिरे किसी को नहीं पता। गुहाना भी सर्वे कराया, नारायणगढ़ भी सर्वे कराया, करनाल भी कराया, और पतंग जाके गिरी कहाँ? लाडवा। ये दिखता है इन जहां से वो लोगों लड़ना नहीं चाहते थे। इन लोगों के मन में भय कितना है। किसका? हार का। उचाना का आपने सर्वे कराया? आप दूसरों बिल्कुल कराया। क्या सर्वे करता है उचाना? जीतूंगा, मैं पहले की तरह जीतूंगा। अब मैं फिर कहूंगा, यह अप्रिय हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उचाना में दुष्यंत को इस बार 10 से 20 हजार वोट पाने में भी बहुत संघर्ष करना चलिए, पड़ेगा। वोट किसको कितने मिलेंगे ये तो इलेक्टोरल बताएगा पोलिंग के दिन। आज के दिन जो परिस्थिति लोकसभा में रही वो नहीं है। लोकसभा के अंदर 4200 वोट आए। मेरे नॉमिनेशन पे 5000 से ऊपर लोग थे। हाँ, वही बात होती है कि लोकसभा चुनाव के वक्त नैना चौटाला जी को उस विधानसभा से 42-4500 या 5000 के नीचे वोट आए। सही बात है 4200 ना? कुछ आए। हाँ, तो क्या इसके अंदर आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे? मेरा 8वां चुनाव है उचाना का। चौटाला साहब के चुनाव में 2009 में मैं वहाँ रहा। 2011 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के चुनाव में रहा। उसके बाद मैंने खुद लोकसभा का 14 में, विधानसभा का 14 में चुनाव लड़ा। 19 में विधानसभा जीता, लोकसभा हारा, और 24 में मेरी मदर का चुनाव संभाला, और 8वां चुनाव अब लड़ा। क्या मैं उचाना छोड़ के भाग जाऊं? राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल जी से सीखो। जो प्यार देता है अड़के उनके साथ रहो। परिस्थितियों में तो चौधरी देवीलाल जी कितने चुनाव हारे। सही बात। क्या उनने राजनीति छोड़ दी? आपको डाटा आंकड़े तो पता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो हारे मैं थे। वह भी बताने वाला था, 3 जगह से लड़े थे, और मेरे ख्याल से 2 जीते बलरामपुर, थे। मथुरा और लखनऊ उस समय भी हारे थे। और वाजपेयी ग्वालियर से हारे, सिंधिया से चौधरी हारे। देवीलाल जी 3 चुनाव सही लड़े, बात 2 है। जीते, अरे 1 इंदिरा हारे। गांधी हारी, हारने का तो कौन इस देश में नहीं हारा है, वो बात है। और उचाना का जिक्र किया तो उचाना जिंद जिले की एक सीट है। मेरे ख्याल से 5 बार शायद वहां से वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के हैं वो विधायक रहे, लेकिन वीरेंद्र सिंह को 2009 में चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला ने हराया। और उसके बाद अभी दुष्यंत वहां से उचाना से विधायक हैं और दोबारा फिर उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं। वो आखिरी सवाल, वक्त काफ़ी ले लिया आपका। दुष्यंत, अगर आप जीत गए, और आप जीत गए मतलब आप जो कह रहे हो दावा आपकी 15-20 सीटें जो भी आपको कम से कम आप कर रहे हो, तो आपका एजेंडा हरियाणा के लिए क्या है? देखिए, हमने अभी तक मैनिफेस्टो के अंदर पीएसी ने कई अहम मुद्दों पर मोहर लगाई है। जैसे हमने पिछली बार महिलाओं को 50%
पंचायती राज में हिस्सेदारी दी थी। अभी कई किस्से आए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ पर वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जैसे बंगाल का डॉक्टर का किस्सा। टीचिंग पोस्ट पर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, हम 50% वुमेन रिजर्वेशन लाने का काम करेंगे कि महिला शिक्षिकाएं बढ़े। अग्निवीरों को ऑफिसर बनाने के लिए उनकी हायर एजुकेशन को निःशुल्क करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े चाहे सरकारी में पढ़े। गवर्नमेंट विल बेयर द कॉस्ट। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा बैकग्राउंड है। आप खिलाड़ियों पे इतनी बात करिए, आप ओलंपिक्स को नहीं याद रखते कि इस बार के ओलंपिक्स में 83% मेडल जो हैं वो हरियाणा की धरती ने दिए हैं। 83। जब मैं गवर्नमेंट में आया 150 रुपया डाइट थी, मैंने 2021 या 22 के अंदर उसको बढ़वाकर 400 रुपये पर डे करवाई। उसको 1000 रुपये करेंगे, उनको स्टाइफंड शुरू करेंगे नर्सरीज़ में बच्चों को जो रहते हैं 5000 रुपये का, कि एटलीस्ट उनके इक्विपमेंट और इस तरह की चीज़ें उनको टाइमली मिले। हरियाणा प्रदेश में आज सिर्फ 4 ज़िले हैं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स हैं। हम 22 के 22 ज़िलों में वो सिस्टम बनाएंगे कि वहाँ अकेडमीज चलें, और जैसे अमेरिका के अंदर फोकस्ड अप्रोच ऑफ 1 गेम एंड 1 डिस्ट्रिक्ट है, उस तरीके से डेवलप प्रदेश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैं फार्मर की बात करूं, मैंने 14 क्रॉप्स दी थी। आज फार्मर नई टेक्नोलॉजी नहीं ले पाता, इट इज़ वेरी कॉस्टली। उसको कैसे हम इक्विप करें, उसके लिए हम सब्सिडी स्कीम लाएंगे कि 80% नए इक्विपमेंट को भी स्टेट सब्सिडाइज करेगी कि फार्मर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग पे जाए। हरियाणा बहुत बड़ा हिस्सा वीट और पैडी का देता है, मगर बहुत सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम आज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें फार्मर को बहुत बेनिफिट है। मैं पलवल में एक फार्मर के गया था, उसने ब्राज़ीलियन फ्लावर उगाना शुरू कर दिया एक पॉली हाउस के अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, और वो हर रोज़ 40 से 50 हज़ार रुपये के 1 एकड़ में से फूल बेचता है। 30 दिन में उसकी कमाई कितनी? हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हमारा फार्मर जो बेबी कॉर्न हमारा स्टेपल प्रोड्यूस ही नहीं था, थाईलैंड से बीज लाकर उगाने लग गया और कामयाब हो गया। मशरूम उगाने लग गया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कामयाब हो गया। उसको क्यों ना हम और इक्विप कर पाए? ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो हम बनाएंगे। और मैं मानता हूँ जैसे हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बहनें हैं, पूरे देश में इनके आंदोलन चलते हैं। इनको मिनिमम वेज के साथ जो गवर्नमेंट की बेसिक सैलरी है उसके साथ क्यों ना जोड़ा जाए? 7000 9000 रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर देती है, क्यों ना इसको जैसे 21,000 रुपया है बेसिक वेज, उसके बराबर ला दिया जाए कि एटलीस्ट उनसे हम 24 घंटे काम लेते हैं। कोई जनसंख्या लेनी है, कोई टीकाकरण करना है, कोई और उदाहरण लेने हैं, क्यों ना इनको वो सिक्योरिटी दे पाएँ कि एटलीस्ट आपको 21,000 रुपये मिनिमम मिलेगा। ये आपका एजेंडा है। चलिए, तो आखिर में क्लोज करने से पहले, चूंकि आपने अपना एजेंडा भी बता दिया, अपनी उम्मीद भी बता दी, त्रिशंकु विधानसभा की आपकी उम्मीद है, एक भतीजे को भी त्रिशंकु की उम्मीद है, उधर चाचा जो अभय चौटाला हैं उनको भी त्रिशंकु की उम्मीद है। इन्हें लगता है चाबी इनके पास होगी, उन्हें लगता है चाबी उनके पास होगी। लेकिन फिर वही एक बार क्लोजिंग में चाहता हूँ, वो चाबी से आप, अगर चाबी आपके पास आ गई तो आप किसी की भी सरकार का दरवाज़ा खोलोगे, किसी के साथ भी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। मैं तो ये बोलूँगा ताला इस बार हमारा होगा, चाबी हमारी होगी। अच्छा, ताला आपका होगा तो बाहर से सपोर्ट चाहिए, तो चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। क्यों? वाई नॉट, दैट विल बी पॉसिबल। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, हाँ, तो जेजेपी की सरकार क्यों नहीं बन सकती? 20 से तो नहीं बनेगी ना, फिर तो कोई क्यों साथ नहीं आना। बनेगी? वो जैसे चौटाला साहब ने बनाया था बीजेपी को लेकर। आप नीतीश कुमार जी के नंबर्स बताइए और टोटल सीट बिहार की बताइए। नहीं, वो तो नीतीश कुमार को 243 सीट है बिहार में, नीतीश कुमार की मेरे ख्याल से 42-44 फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बने? इसलिए कि बीजेपी ने सपोर्ट किया हुआ है। बीजेपी की 70+ सीटें हैं। क्या पता भविष्य में मेरे को कौन सपोर्ट कर दे? वही, मतलब आपको कोई रिजर्वेशन किसी से भी नहीं है। आज हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम फिर प्रदेश बीजेपी के साथ मैं कांग्रेस के भी विरुद्ध लड़ रहा हूँ। बारी बारी आप वन साइडेड क्यों बात करते हैं बीजेपी के विरुद्ध? क्यों कांग्रेस या बीजेपी अरे किसी के भी भूपेंद्र सपोर्ट से हुड्डा जिसने प्रदेश को लूट खाया, मैं उसके पक्ष में कैसे लड़ सकता हूँ? किसने लूट खाया? हुड्डा की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने। और अभी तो उनको भी खुद नहीं भरोसा कि उनको नेतृत्व मिलेगा, कांग्रेस में नहीं मिलेगा। चेहरा तो कांग्रेस ने कह दिया हम उनको नहीं बनाएंगे। नहीं, अब ये नहीं कहा नहीं बनाएंगे, उन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया। तो नहीं, चुनाव के बाद क्या चेहरा होगा नहीं बनाएंगे मतलब यही होता है कि घोषित नहीं किया। क्या पता शैलजा का नंबर लग जाए, चेहरा बन जाए।
वो तो क्या हो सकता है चुनाव के बाद कुछ भी। वो तो 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे तब भजन लाल लग रहा था चेहरा थे, लेकिन वो बन गए। जब किसकी भजन लाल लोकप्रिय- बने थे, जब बंसीलाल चेहरा थे, बंसीलाल चेहरा जब थे, बंसीलाल- देवीलाल जी बनना चाह रहे थे तो भजन लाल बन और गए। बंसीलाल जी जब बने थे, जब उस समय शायद और कोई चेहरा था। और वो तो प्रधानमंत्री और- चंद्रशेखर जी देवीलाल को बनाना चाहते थे, बीपी सिंह बन गए। बहुत सारी और कहानियां हैं। हमने राजस्थान में भी देखा है, यूं जेब में से पर्ची निकली और भजन लाल शर्मा बन जी गए। वसुंधरा जी बगल में पर्ची लेकर बैठी रह गई। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर तो ये भरोसा नहीं कल कौन आ जाए। मेरे हमारे एक देसी कहावत है, जब दो खागड़ भिड़ते हैं तीसरे का फायदा होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और you. उम्मीद है आप मेरे कुछ सवालों से आप खफा नहीं होंगे, नहीं, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत सिंह चौटाला से हमारी बात हुई। और अब मैं हरियाणा निकलूंगा, चूंकि कल परसों के बाद से दुष्यंत सिंह चौटाला जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उचाना भी जाऊंगा, और दिग्विजय सिंह चौटाला जो इनके भाई डब्बाली से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ भी जाऊंगा, और तमाम ऐसे दिग्गजों के चुनावी क्षेत्रों में और हरियाणा की ज़मीनी हकीकत, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो लगातार कल परसों के बाद से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखते रह सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।